कॉलेज ऑफ कॉमर्स वर्धा के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको हमारे थर्ड यूनिट का जो रिमेनिंग पोर्शन है कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसके बारे में पूरे थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स आपको समझाए। साथ ही साथ जो पूरा ओवरऑल थर्ड यूनिट है, मतलब फंड फ्लो स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो ये दो घटक या इन दो चैप्टर्स के बीच में क्या अंतर है ये भी मैंने आपको विश्लेषित किया था। और साथ ही साथ कैश फ्लो स्टेटमेंट का प्रोफार्मा आपको वहाँ पे बताया, और उसके साथ मैंने एडजस्टेड पीएल अकाउंट और वर्किंग नोट में आने वाले अकाउंट्स के बारे में भी आपको जानकारी विश्लेषित की थी। तो जो जानकारी अब हमने थ्योरेटिकल लेवल पे या हमने जिसका प्रोफार्मा पढ़ा है, अब उसकी जानकारी अर्जित करने के बाद हमारा पहला काम ये बनता है कि हम उस जानकारी का इम्प्लीमेंटेशन, उसका प्रयोग एक्चुअल जब हम न्यूमेरिकल एग्जाम्पल, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो उसको सॉल्व करने के लिए उस जानकारी का प्रयोग करें। तो इसीलिए आज का इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कैश फ्लो स्टेटमेंट के तहत पहला एग्जाम्पल। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट के तहत पहला एग्जाम्पल जो मैं आपको बताने वाली हूँ, उसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आपने वहां से लेना है और अपने कॉपी पे लिख के फिर उसको इस वीडियो से कोरिलेट करने की कोशिश करनी है। सबसे पहले एग्जाम्पल में क्या कहा जाता है, कैसा वहां पे हमें जानकारी देने का स्वरूप होता है, वो सब देखते हैं। उसके बाद सॉल्व करने का तरीका देखेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ एक्सेल लिमिटेड मेक आउट कैश फ्लो स्टेटमेंट। मींस मेन आंसर यहाँ पे क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब मैंने उस दिन आपको वीडियो में बताया था कि यहाँ पे कैश फ्लो और एडजस्टेड पीएल अकाउंट दोनों मेन आंसर में होते हैं, लेकिन अभी जब मैंने यहाँ पे इसका ड्रॉ किया है तो यहाँ पे एडजस्टेड पीएल अकाउंट वर्किंग में लिखा है। क्यों वर्किंग में लिखा, क्योंकि यहाँ पे जब मुझे इन अकाउंट्स को बनाना है तो इसका कुछ पोर्शन वहाँ पे जाएगा। अगर केवल आपको 8 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाए तो वहाँ पे आपको ऐसे अकाउंट्स प्रिपेयर नहीं करने पड़ेंगे और जानकारी आपको केवल एडजस्टमेंट के स्वरूप में दी होगी, जिसका परिणाम सीधा हम वहाँ पे कर सकेंगे। तो ऐसे में हम इसका जो अंतर्भाव है वो हमारे सॉल्यूशन में करेंगे, बट अभी इसका परिणाम वर्किंग के अकाउंट्स का वहाँ पे पढ़ने वाला है, यहाँ भी पढ़ने वाला है करके मैंने उसे फंड फ्लो स्टेटमेंट की तरह कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी वर्किंग नोट के तहत लिखा है। अगर आपने उसे मेन सॉल्यूशन में भी लिखा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिख सकते हो आप। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे क्या जानकारी हमें दी गई है। तो यहाँ 2 साल की जानकारी 2003 और 2004 की बताई गई है, मतलब टाइम पीरियड यहाँ का 2003 to 2004 रहने वाला। लायबिलिटीज, इक्विटी, शेयर कैपिटल, अब ये पढ़ के कैसे करना होता है मैं 1 मिनट बाद आपको बताऊंगी। इससे पहले हम ये देखते हैं कि हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या कहा गया है। तो वहां पे आपको डेप्रिसिएशन बताया हुआ है प्लांट और लैंड एंड बिल्डिंग पे का। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन जब लैंड और प्लांट और लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर बताई गई है तो हमें इसका अकाउंट फॉर्म करना पड़ेगा करके तुरंत ये जानकारी पढ़ने से पहले हम असेट साइड देखेंगे और उसमें ये असेट कहाँ लिखी है वो देखेंगे, और प्लांट और लैंड एंड बिल्डिंग पे एक छोटा सा मार्क कर देंगे हमारी पहचान के लिए। उसके बाद सेकंड बताया हुआ है एन इंटीरियम डिविडेंड ऑफ ₹20,000 हैज बीन पेड इन 2004। मींस करंट ईयर में हम इंटीरियम डिविडेंड पेड कर रहे हैं तो एडजस्टेड पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा, एज वेल एज वो पेड कर रहे हैं, पैसा जा रहा है तो आउटफ्लो में जाएगा। मतलब इसका फिलहाल हम अभी बैलेंस शीट के आने वाले किसी आइटम पे इसका परिणाम नहीं होगा और हमें उसका अकाउंट भी नहीं बनाना पड़ेगा। उसके बाद ₹35,000 फॉर इनकम टैक्स वाज पेड ड्यूरिंग द ईयर 2004। अब ये जो यहाँ पे 35,000 का आपको टैक्स पेड बताया हुआ है और टैक्स के बारे में जानकारी हमें बैलेंस शीट में भी दी गई है, तो इसीलिए हम यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट बनाएंगे। तो देखिए अपने लायबिलिटी साइड में आपको जहाँ भी प्रोविजन फॉर टैक्सेशन दिख रहा होगा वहाँ पे एक मार्क कर देंगे, ऐसा छोटा सा गोला बना देंगे कि हमें इसका अकाउंट बनाना है। फिर अब इतना एग्जाम्पल पढ़ लेने के बाद हमें अकाउंट्स बनाने हैं, प्लांट अकाउंट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट, एडजस्टेड पीएल अकाउंट और हमारा मेन आंसर कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब कुछ स्टूडेंट के मन में ऐसा भी ख्याल आ सकता है कि अगर हमारे एग्जाम जैसे कि मतलब हमारी पूरे फुल लेंथ 80 मार्क वाली रिटन एग्जाम्पल वहाँ पे हमें सॉल्व करना पड़ा और रिटन एग्जाम हुई, तो वहाँ पे फिर क्या हम ऐसी जगह पहले से बनाए रखें या ऐसा कर ले कि पहले वर्किंग के जो पूरे नोट्स है या वर्किंग नोट के तहत आने वाले अकाउंट्स है वो बना ले। तो वहाँ पे आप
और रिडम्पशन हुआ है मतलब पैसा गया है तो ये आउटफ्लो में जाएगा, तो आप COF वहां पे लिख दीजिए। उसके बाद जनरल रिजर्व 40,000 था पहले साल 2003 में और अभी 70,000 हुआ है, तो तुरंत हमारे पास अकाउंट भी है, तो चलते हैं यहाँ पे टू प्रोविजन फॉर जनरल रिजर्व। हाउ मच? 30,000, क्योंकि पहले 40,000 था और अभी 70,000 हुआ है, तो कितने से प्रोविजन बड़ी होगी यहाँ पे? 30,000 से। तो जो हम लिख सकते हैं ये बनाए हुए चीजों को लिख लेंगे, और जहाँ अब जैसे यहाँ पे मैंने बिगिनिंग का बैलेंस नहीं लिखा है, कैश मेरे पास जो आएगी मतलब कैश फ्रॉम ऑपरेशन जो है वो मेरे पास नहीं है, तो यहाँ की आखिरी अभी तक मैंने नहीं की, करके पहले जो दो आइटम यहाँ लिखने चाहिए थे वो नहीं लिखे, तो फिर ऐसे में छूट न जाए, इसके लिए हम वहाँ पे इनफ्लो के लिए CIF और आउटफ्लो के लिए COF वहाँ वर्ड यूज करेंगे। उसके बाद जनरल रिजर्व के बाद है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रीवियस ईयर 30,000, करंट ईयर 48,000, मींस इसको हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास जानकारी है उसकी पहली अमाउंट हमारा ओपनिंग बैलेंस है, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ईयर लिख देंगे सीधा 2003, अमाउंट है 30,000, और जो सेकंड वहां पे दिया है वो हमारा रहने वाला है क्लोजिंग बैलेंस। सो टू बैलेंस कैरी डाउन ईयर 2004 और इसकी अमाउंट है 48,000। उसके बाद हमें बताया गया है प्रपोज डिविडेंड। अब प्रपोज डिविडेंड जो है उस दिन हमने प्रो फॉर्मा जब पढ़ा, तो ये जो प्रपोज डिविडेंड होता है ये जो प्रीवियस ईयर का होता है वो हम लिखते हैं हमारे कैश आउटफ्लो में, मतलब प्रपोज डिविडेंड का यहाँ पे पद आएगा कैश आउटफ्लो में, जो मैंने आपको पिछले बार जब प्रोफार्मा यहाँ पे पढ़ाया था वो हम वहाँ पे लिखे बताया था आपको कि प्रोफार्मा में मैंने प्रपोज डिविडेंड यहाँ पे लिखा हुआ होगा, और अगर छूट गया होगा तो आपने वो लिखना है। प्रपोज डिविडेंड जो प्रीवियस ईयर का होता है वो हम लिखते हैं हमारे आउटफ्लो वाले सेक्शन में, और जो करंट ईयर का होता है वो लिखा जाता है एडजस्टेड PL अकाउंट में। इसीलिए यहाँ पर भी हम सेम प्रक्रिया करेंगे। प्रपोज डिविडेंड जो है वो प्रीवियस ईयर वाला कहाँ जाएगा, मतलब 2003 वाला 42,000 COF में जाएगा, और जो 50,000 है वो एडजस्टेड PL अकाउंट में जाएगा। तो अभी हमारे पास COF वाला हमने किया है क्या? नहीं, तो वहाँ COF लिख दीजिए ऐसी लाइन करके, और जो दूसरी अमाउंट है उसको हम एडजस्टेड PL अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं टू प्रपोज्ड डिविडेंड। और ये प्रपोज डिविडेंड हमारा है 50,000 रुपीज का, करंट ईयर का ईयर दिखाइए यहाँ पर 2004, क्योंकि जो जानकारी हमें दी गई है उस जानकारी के आधार पे हमने करंट ईयर का यहाँ लिखा, और जो प्रीवियस ईयर वाला है वो हम कैश आउटफ्लो में लिखेंगे, तो वहां भी हम 2003 दर्शाएंगे। उसके बाद है क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स प्रीवियस ईयर में 55,000 थे और करंट ईयर में 83,000 हुए हैं, मतलब यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारी क्रेडिटर्स की अमाउंट है उसमें क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, और जब क्रेडिटर्स की अमाउंट इंक्रीज हुई है तो क्या हुआ होगा, मतलब हम मान के चलिए कि मैंने किसी व्यक्ति से लोन लिया है तो वो मेरा क्रेडिटर हुआ, और उससे मैंने लोन लिया मतलब मेरे पास पैसे आए, तो ये कहा जाएगा CIF कैश इन फ्लो में। उसके बाद बिल्स पेएबल जो पहले 20,000 का था और अभी 16,000 का है, मतलब यहाँ
20,000। देखिए लायबिलिटीज को हमने अभी यहाँ पे पूरा खत्म कर दिया, भले ही मैक्सिमम आइटम उसके सही जगह पे अभी भी पहुंचाया नहीं है, बट वो कहाँ जाएगा ये हमने लिख रखा है। तो जाने का रास्ता अगर पता है तो वहां तक जाना मुश्किल नहीं होता, तो इसीलिए हमने आधा काम अपना यहाँ खत्म कर दिया। उसके बाद देखते हैं असेट। अब असेट में आपको दिया है गुडविल, पहले थी 1,15,000 की और अब हो गई है 90,000 की, 90,000 की। पहले थी 1,15,000 की, मतलब राइट ऑफ की गई है 25,000 से। और राइट ऑफ करते तो हम कहाँ लिखते हैं, एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहाँ लिखेंगे टू गुडविल रिटर्न ऑफ। कितने से हुई है रिटर्न ऑफ, 25,000 से, क्योंकि पहले 1,15,000 थी, अभी 90,000 होगी। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग, फिर से आपको आपका मार्क दिखा होगा। मार्क क्या है कि हमें इसके बारे में सोचना है अकाउंट के जरिए से, तो इसीलिए अब ये असेट है तो इसका ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ईयर 2003। लैंड एंड बिल्डिंग का जो ओपनिंग बैलेंस है वो है 2 लाख रुपीज, और यहाँ पे आएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन ईयर 2004, और बैलेंस जो दिया हुआ है वो है 1,70,000। उसके बाद जो आइटम है वो है प्लान, और प्लान पे भी आपने मार्क लगा रखा है, तो सेम प्रक्रिया उसके साथ करेंगे। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन फॉर द ईयर 2003, और अमाउंट इसकी 80,000, और यहाँ क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस कैरिड डाउन ईयर 2004, अमाउंट 2 लाख। प्लान को भी हमने निपटा दिया, जो बैलेंस शीट में से हम अभी रिक्त करने का काम कर रहे हैं उससे। उसके बाद है डेटर्स। अब डेटर्स पहले 1,60,000 के थे और अभी 2 लाख के हो चुके हैं, मतलब क्या हुआ है, इंक्रीज इन करंट असेट। और इंक्रीज इन करंट असेट जब हुआ तो हम लिखते हैं कैश आउटफ्लो में, इसीलिए आप यहाँ पर हेडिंग या आपका जो नोटिफिकेशन आप इंडिकेशन दे रहे हो तो वो क्या दोगे, COF। उसके बाद है बिल्स रिसीवेबल, उसके पहले स्टॉक पहले 77,000 का था, फिर 1,09,000 का हुआ। सेम थिंग अप्लाइड जो हमने डेटर के लिए की है कि इंक्रीज इन करंट असेट, स्टॉक भी एक करंट असेट है तो COF। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल जो पहले 20,000 था अभी 30,000 हो गया, मतलब यहाँ भी इंक्रीमेंट है। बिल्स रिसीवेबल इज ए करंट असेट, सो फिर से वही प्रोसेस क्या करेंगे, COF। उसके बाद कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, जो हमारे पास मेन हमारा जो काम है इस मेन आंसर को बनाने का, वो कैश और बैंक के बिगिनिंग बैलेंस से ही शुरू होता है। तो इसके साथ साथ बिल्स रिसीवेबल तक का कौन कहाँ जाएगा ये हमने लिख लिया। अब हम सीधा शुरू करते हैं कैश इन हैंड और कैश एट बैंक के पास से, मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाने की शुरुआत करेंगे। यहाँ पर हमें लिखना होता है कैश बैलेंस एट बिगिनिंग या एज ऑन 1 जनवरी 2004। यहाँ पे कैश और बैंक, क्योंकि मैंने थ्योरेटिकल पोर्शन में आपको बताया है कि कैश क्या इंक्लूड करता है, यहाँ पे बैंक के अमाउंट को भी हम कैश के जैसा ही ट्रीट करते हैं, इसीलिए यहाँ पे कैश और बैंक दोनों हम लिखेंगे। कैश की ओपनिंग अमाउंट जो ओपनिंग बैलेंस है वो है 15,000 और बैंक का है 10,000, तो इसलिए यहाँ पे दोनों की ओपनिंग अमाउंट लिख के हमने आउटर कॉलम में 25,000 अमाउंट लिखी। अब स्टूडेंट्स हमने हमारे जो बैलेंस शीट में क्या CIO है और क्या COF है ये लिख रखा है, तो क्या हमारे लिए ये फटाफट लिखना मुश्किल है, इसका जवाब है बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो इसीलिए अब यहाँ पे बिगिनिंग के लिखने के बाद सीधा मैं हेडिंग डालूंगी यहाँ पे ऐड, और क्या ऐड होता है तो कैश इनफ्लो या सोर्सेस ऑफ कैश। अब सोर्सेस ऑफ कैश आप अपने बुक में लिखिए, बढ़िया वहाँ पे हेडिंग डालिए, लेकिन मैं कैश इनफ्लो ही लिखूंगी। और कैश इनफ्लो में पहला आइटम मेरा
या कैश फ्रॉम ऑपरेशन, दोनों में से कोई भी नाम आप वहां पे यूज कर सकते हैं। या तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिखिए या कैश फ्रॉम ऑपरेशन लिखिए। तो ये हमें कब मिलेगा, जब हम इसका बैलेंसिंग करके हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा तब। पर वो पहले नंबर पे लिखना जरूरी है, करके लिख के मैंने छोड़ दिया। अब सेकंड दूसरे से यहाँ क्या लिखना है वो हमारे पास सब अवेलेबल है, जैसे कि इशू ऑफ इक्विटी शेयर। देखिए अब आपके बैलेंस शीट में क्या क्या आपने CIF के नाम से लिखा है वो सब यहाँ पे लिखना है, इशू ऑफ इक्विटी शेयर, और इसकी अमाउंट है 1 लाख रुपीज। उसके बाद आएगा इंक्रीज इन क्रेडिटर्स, ये भी आपने वहां पे इंडिकेट कर रखा है, इंक्रीज इन क्रेडिटर्स। इसकी अमाउंट कितनी से इंक्रीज हुआ है, 28,000 से। और जिन जिन आइटम्स पे हमने CIF और COF लिखा है वहां पे उसके जो दोनों अमाउंट 2 साल के बीच के ड्यूरिंग द ईयर के या एक पर्टिकुलर पीरियड के दिए हुए हैं, उस पीरियड के अमाउंट का जो डिफरेंस है वो हमने यहाँ लिखना होता है। जैसे कि क्रेडिटर की अमाउंट वहां पे जो थी उस अमाउंट का जो ओपनिंग था और जो क्लोजिंग था उसके बीच का डिफरेंस मैंने इंक्रीज इन क्रेडिटर्स के नाम से लिखा। उसके बाद यहाँ पे और कोई आइटम आपके इसमें ऐसा बचा है क्या, मतलब आपने जो नोटिफाइड कर रखा है या इंडिकेट करके रखा है किसी एक साइन से कि हमें ये CIF है तो हमने वहां लिखना है, इनफ्लो में COF है तो आउटफ्लो में लिखना है, ऐसा कुछ आइटम बचा क्या, नहीं बचा है। लेकिन इसको टोटल करने की भूल हम नहीं करेंगे। पहली ये गलती क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अमाउंट नहीं है या कैश फ्रॉम ऑपरेशन नहीं है, और दूसरा इन अकाउंट्स में से कहीं से भी पैसा हमारे पास आ सकता है। अगर मान के चलिए हमने प्लांट बेच दी या लैंड एंड बिल्डिंग मैंने उसका कुछ टुकड़ा बेचा, तो बेचने से क्या हुआ, कैश आई, और कैश आई तो कहाँ आएगी, इनफ्लो में आएगी। इसीलिए हम एकदम से इसको बंद नहीं कर सकते जब तक इन अकाउंट्स का पूरा लेखा जोखा हम मिटा न दे, या मिटा न दे मतलब वहां पे लेखा जोखा खत्म नहीं कर देना है, मतलब इसका काम जब तक आप पूरा न कर दे तब तक हमने इसको क्लोज नहीं करना है। तो इसीलिए जो मैंने पहले आइडिया बताई वो क्या करेंगे हम, कि पहले वर्किंग कर लो, और वर्किंग का काम पूरा होने के बाद उसका यहाँ पे जो जो जहाँ जहाँ परिणाम करने वो करके इसका आंसर हम बना सकते हैं। इसीलिए मैंने जगह छोड़ दी। अब मुझे पता है कौन सा आइटम कहाँ आएगा, क्योंकि मैंने पूरा एग्जाम्पल को पहले एनालाइज किया है, फिर यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ मैं, तो इसीलिए मैंने वहाँ केवल एक जगह छोड़ी। बट जब हम रैंडमली मतलब एकदम से हमारे सामने गणित आया और हम सॉल्व करने बैठे, तो आपने इसकी जब तक बैलेंसिंग की थी आपको पता चलेगा कि आउटफ्लो में कितने और इनफ्लो में कितने आइटम आ सकते हैं। तो फिर यहाँ हम ऐसी मतलब दिशाहीन रहे जैसे जगह नहीं छोड़ सकते, इसीलिए हम वो बाद में ही करें तो ज्यादा बेहतर होगा। मुझे पता है यहाँ एक ही पद आएगा, अभी करके मैंने एक जगह छोड़ दी। उसके बाद अब जब वहाँ पे एक आइटम ऐड होने के बाद जब मुझे मिल जाएगा फाइनल, तो वो मेरे लिए होगा टोटल कैश अवेलेबल। तो मैं यहाँ पे उसका भी एक बना देती हूँ कि जब मैं इसकी टोटल करके यहाँ ऐड कर दूंगी तो मुझे टोटल कैश अवेलेबल मिल जाएगा। और जब टोटल कैश अवेलेबल मिल जाएगा तो मैं उसमें से लेस करूंगी, और क्या लेस करूंगी मैं, कैश आउटफ्लो। अब कैश आउटफ्लो में कौन कौन से आइटम अपने पास है, ये सबसे पहले अपनी बैलेंस शीट को जो हमने लिख करके वहां पे लिख रखा है कि ये आउटफ्लो में जाएगा, चलिए उनको लाते। सबसे पहला यहाँ पे आएगा रिडम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगी, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। कितने रुपए का था ये रिडम्पशन, कितने रुपए का हुआ है, तो 50,000 रुपए का हुआ है, वो भी लिख देंगे। उसके बाद सेकेंड डिविडेंड, जो प्रपोज डिविडेंड करंट ईयर का वहां लिखा, तो प्रीवियस ईयर का कहाँ लिखेंगे हम, वो लिखेंगे कैश आउटफ्लो में। और ऐसा मैंने वहां आपको लिखने के लिए भी बोला था, प्रपोज डिविडेंड 2003 का 42,000 यहाँ पे आएगा। उसके बाद अब डिक्रीज इन बिल्स पेएबल जो हुआ है वो भी यहाँ लिख देते हैं, डिक्रीज इन बिल्स पेएबल कितने से कमी हुई है, 4,000 से, तो वो
पेएबल का हमने ऊपर मतलब डिक्रीज इन बिल्स पेएबल हुआ है तो वो आउटफ्लो में आएगा। देखिए यहाँ पे B/T है और यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल है और इसकी अमाउंट है 10,000। उसके बाद है परचेस ऑफ, अब ये जो आइटम है परचेस ऑफ लैंड वो यहाँ से निकलेगा, मैंने डायरेक्ट बोल दिया जब निकलेगा तब हम लिखेंगे, ठीक है। तो अब जितना हमारे पास हमारी बैलेंस शीट में था उतना मैंने यहाँ लिख दिया। अब ये लिखने के बाद हम चलेंगे हमारी जो एडजस्टमेंट्स है उसको करने के लिए, एडजस्टमेंट का इफेक्ट करने के लिए। तो पहली एडजस्टमेंट बोलती है डेप्रिसिएशन ऑफ ₹10,000 and 20,000 हैव बीन चार्ज ऑन प्लांट एंड लैंड एंड बिल्डिंग इन 2004। अब यहाँ पे रिस्पेक्टिवली वर्ड यूज नहीं किया गया है। मराठीमध्ये अनुक्रमाने किंवा हिंदी में अनुक्रम से ऐसा नहीं बोला गया है, लेकिन फिर भी जो पहली अमाउंट है वो पहले नाम की है, जो दूसरी अमाउंट है वो दूसरे नाम की है। तो पहला नाम क्या है प्लांट और पहली अमाउंट कितनी है तो 10,000 की। तो डेप्रिसिएशन का यहाँ पे हम ये करेंगे और डेप्रिसिएशन की यहाँ पे एंट्री क्या पास होगी सबसे पहले। यहाँ के उद्देश्य से हम देखें तो एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट और प्लांट अकाउंट क्रेडिट। तो इसीलिए यहाँ पर हम प्लांट के अकाउंट में सबसे पहले बाय एडजस्टेड P&L अकाउंट के नाम से लिख देंगे 10,000 और साथ ही साथ अपने एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी हम क्या बनाएंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से एक हेड बनाएंगे जहां सबसे पहला क्या था प्लांट और इसकी अमाउंट कितनी है 10,000। अब ये लिख लेने के बाद सेकेंड यहाँ पे किसी एडजस्टमेंट का बताया हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग से संबंधित, तो फिर से बाय एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट एंड लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट क्रेडिट बाय ₹20,000। तो वो फिर से यहाँ लिखेंगे एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और अमाउंट है 20,000 और यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग 20,000 और आउटर कॉलम में डायरेक्ट डेप्रिसिएशन के नाम से हम दिखाएंगे 30,000। अब यहाँ पे अगर आपने सिंगल बाहर दिखा दिया तो आपको काले पानी की शिक्षा नहीं होगी, इसलिए चाहे वैसा कीजिए। अब ये करने के बाद जो पहली एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट हो रहे थे वो मैंने दोनों जगह कर दिए, एक एडजस्टेड पीएल अकाउंट में और दूसरा पर्टिकुलर अकाउंट में। अब इसके अलावा इन दो अकाउंट्स के लिए हमें कोई जानकारी बताई गई है क्या? नहीं। तो क्या करेंगे इनको बैलेंसिंग कर लेंगे और इससे निकलने वाली जानकारी का आधार लेकर अगर हमें कहीं और उसको ट्रांसफर करना है, उस जानकारी को कहीं और दर्शाना है तो वो करेंगे। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे है 80,000 और इधर है 2 लाख और 10,000, मतलब क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा आ रही है 2,10,000। मतलब 2,10,000 में से अगर 80,000 चले जाते हैं तो हमारे पास 1,30,000 बाकी है और ये 1,30,000 बाकी रहने के बाद इधर की टोटल भी पूरी होगी 2,10,000। लेकिन अब ये 1,30,000 क्या दर्शाएंगे डेबिट साइड में है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है परचेस हुआ होगा, जो हमारी प्लांट है इसमें बढ़ोतरी हुई है, तो इसीलिए यहाँ पर हम लिखेंगे टू कैश अकाउंट इन ब्रैकेट परचेस ऑफ प्लांट बैलेंसिंग फिगर। और ये जो बैलेंसिंग फिगर आपको दर्शाना है ये सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आपने खोजा हुआ अमाउंट है। अब परचेस ऑफ प्लांट हुआ है, 1,30,000 का प्लांट खरीदी किया है और खरीदा है, मतलब क्या हुआ होगा पैसा गया होगा। तो अगर गया है तो वो कहाँ आएगा कैश आउटफ्लो में। तो इसीलिए यहाँ पे जो मेरे मुंह से गलती से जब निकल गया था परचेस ऑफ प्लांट वो आएगा 1,30,000। उसके बाद अब पहला हमने
पोस्ट डिविडेंड, लेकिन इंटेरियम जो डिविडेंड का भी दो होता है ना, एक फाइनल और एक मध्य, तो ये मध्य वाला है, इंटेरियम वाला है, तो इसके साथ इसका दिमाग जुड़ाने के बैठना अपन ने कि क्या करना है, कैसे करना है। इंटेरियम डिविडेंड दिया बोला ना, तो दिया, और दिया तो क्या हुआ, पैसा गया, तो सबसे पहला मैटर आउटफ्लो में उसका क्लोज करो, इंटेरियम डिविडेंड पेड, कितना पेड किया है, 20,000, और इंटेरियम डिविडेंड दिया है तो एडजस्टेड पीएल के डेबिट साइड में भी आएगा, टू इंटेरियम डिविडेंड पेड 20,000, सेकेंड एडजस्टमेंट भी पूरी होगी, और उसका जहां जहां इंसेप्ट करना था वो भी कर दिया, उसका कोई अकाउंट है क्या, नहीं, तो इसलिए उसका कुछ नहीं होगा। उसके बाद ₹35,000 फॉर इनकम टैक्स वॉज पेड ड्यूरिंग 2004। अब इनकम टैक्स का हमारे पास पर्टिकुलर अकाउंट है, इसलिए सबसे पहले अकाउंट में चलेंगे, और क्या किया है यहाँ पे, इनकम टैक्स पेड हुआ है, और इनकम टैक्स पेड होने के लिए जब हम मतलब 35,000 का इनकम टैक्स पेड किया है ऐसा बोलेंगे तो होगा कि प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट डेबिट एंड कैश और बैंक अकाउंट क्रेडिट, पैसा गया पेड करने में, तो इसीलिए यहाँ लिखेंगे टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, कितने से 35,000 से क्रेडिट हुआ है, तो इसीलिए प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के अकाउंट के डेबिट साइड में कैश और बैंक के नाम से 35,000। फिर से दिमाग की बत्ती जल्दी रखनी है, पैसा गया है तो कहाँ आएंगे हम, यहाँ, और यहाँ लिखेंगे इनकम टैक्स पेड, कितने का पेड किया है, 35,000। अब यहाँ जो थोड़ी है मैंने जगह ज्यादा यूज कर ली, इसका परिणाम होने वाला है हमारी टोटल की प्रक्रिया पे, तो फिर भी मैं दिखाती हूँ कहाँ हम कैसे कर सकते करके देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ मैंने जो तीसरी एडजस्टमेंट थी उसका भी कर लिया, मतलब इफेक्ट कर दिया, पोस्टिंग कर दी। अब इसका दूसरा इफेक्ट यहाँ कर दिया, इनकम टैक्स पेड 35,000, मतलब अब इसको सीधा क्लोज करना है। इधर की टोटल जो हमारी आ रही है वो यहाँ पे आ रही है सबसे पहले 35,000 और 50,000 मतलब 85,000, और जो क्रेडिट साइड की वो केवल 40,000 है, मतलब यहाँ पे बाय 45,000 रुपीज का हमने दिखाना होता है। क्या दिखाएंगे हम, क्या नाम दिखाएंगे, बाय प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, तो इसको प्रोविजन फॉर टैक्सेशन हम कहाँ लिखते हैं, एडजस्टेड पीएल अकाउंट में, इसीलिए यहाँ पे आएगा बाय एडजस्टेड पीएल अकाउंट। सबसे पहले ये बैलेंसिंग फिगर है और दूसरा ये है क्या, तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। अब प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कितने की है, 45,000 की, तो चलो सीधा चलते हैं हमारे एडजस्टेड पीएल अकाउंट में, टू प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 45,000। अब ये सब पूरा मैंने लिख दिया, क्लोज भी हो गया अकाउंट। अब हमारे पास केवल और केवल एक ही चीज बची है बैलेंसिंग करने के लिए, और वो है एडजस्टेड पीएल अकाउंट। यहाँ से भी जो आने वाली सभी आइटम्स थे, प्रोविजन लिख लिया, ये कैश पेड किया है, ये भी यहाँ पे टैक्स पेड किया है वो लिख दिया। अब यहाँ पे अगर बैलेंसिंग करेंगे तो आएगा 2,48,000, और इस साइड की टोटल में केवल 30,000 हमारे पास ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ था, उसके अलावा कुछ नहीं है, तो 2,48,000 में से अगर 30,000 लेस करेंगे तो हमें बाय ऑपरेटिंग प्रॉफिट या कैश फ्रॉम ऑपरेशन, याद रखिएगा, जिसको हमने बैलेंसिंग फिगर से कैलकुलेट किया है, वो मिलता है 2,18,000, और यहाँ पे टोटल हो जाएगी 2,48,000। अब यहाँ का वर्किंग का पूरा काम करने के बाद ये जो मेन है इसको हम लेके चलेंगे अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 2,18,000, और इतना लिखने के बाद अब केवल हमें हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट को पूरा करना है। यहाँ पे 4 आइटम दिए और इसकी टोटल होगी, अब जितना हम ला सकते थे सबको ला लिया, मतलब यहाँ पे कुछ बचा क्या नहीं, तो सीधी टोटल करेंगे हम, टोटल ऑफ कैश इनफ्लो ऑफ हेडिंग डालिएगा, मैंने नहीं लिखा, पहले देख रहे हैं आप, इतना मैंने लिखने के कारण यहाँ पे हमारे सामने बहुत बड़ा क्वेश्चन
3,81,000। टोटल कैश अवेलेबल इज ₹3,81,000। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे इंटीरियम डिविडेंड पेड कर दिया, टैक्स पेड की भी अमाउंट आ गई, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर भी आ गया, 42,000 का प्रपोज डिविडेंड भी आ गया, बिल्स पेबल डिक्रीज हुए वो भी आया, इंक्रीज डेटर्स हुए वो भी आया है, इंक्रीज इन स्टॉक वो भी आया है, इंक्रीज इन बिल्स रिसीवेबल वो भी आया है और परचेस ऑफ प्लांट भी आया है। मतलब यहाँ कोई भी आइटम बचा हुआ नहीं है। अब इसके बाद हमने करनी है टोटल। किसकी टोटल? तो हमारे कैश आउटफ्लो की। और ये टोटल अब हमारे पास आ रही है 3,63,000। कितने की है ये टोटल? 3,63,000 की टोटल कैश आउटफ्लो मेरे पास आया है। अब आपने ये जो अकाउंट्स यहाँ के लिखने हैं वो वीडियो में तो आप बार बार देख सकते हैं, बाद में आपको मालूम चला ना एक बीच में ये मिटाने वाली है, तो ये पहले ही एक बार फिर से कर लीजिएगा। और मैं इसको इरेज कर देती हूँ, रब कर देती हूँ यहाँ से। और ये जो हमारा आधा क्वेश्चन मेन क्योंकि बताना है वो भी मैं बता नहीं पाऊंगी, इसीलिए ये मिटा के। और यही एक ड्रॉबैक है ऑनलाइन टीचिंग का कि जहाँ पे एक टीचर को रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं, एक तो पहला समय का और दूसरा ये ऐसे सब आने वाले रुकावटों का। ठीक है, कोई हरकत नहीं, जितने हम पे संकट आए उस पे अगर हम मात करने की कोशिश करें तो हमारी उतनी ही प्रगति होती है और हम आगे बढ़ते हैं तो वही हम करेंगे और खुद की प्रगति करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हम पहुंच गए। अब इसके बाद हमें हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट कंप्लीट करना है। और क्या होगा हमारी आगे की प्रक्रिया? तो जो टोटल कैश अवेलेबल आया था इसमें से यहाँ मैंने लिखा था लेस, ये फालतू मैंने मिटा दिया, लेस कैश आउटफ्लो। तो जब कैश आउटफ्लो इस टोटल कैश अवेलेबल में से लेस करनी है तो वो हम लेस करेंगे। और यहाँ पे जब लेस कर देंगे तो उसकी अमाउंट आएगी 18,000। और ये जो 18,000 आया है इसको आप कैश बैलेंस एज ऑन 31 दिसंबर 2004 भी बोल सकते हो। और यहाँ हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट कंप्लीट हुआ। अब यहाँ मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। ट्रिक मतलब एक तरीका है कि हमने की हुई प्रोसेस, ये जो वर्किंग से इतनी सारी जानकारी निकाली तब तो हमारा जाके कैश फ्लो स्टेटमेंट सही बना। और कैश फ्लो स्टेटमेंट जब सही बन गया ये हमको हमारे पेपर में हमारे एग्जाम्पल को सॉल्व करते हुए समझता है। वो कैसे? तो कैश बैलेंस एज ऑन 31/12/2004 आपको आपके बैलेंस शीट में दिया हुआ है। प्यारे दोस्तों देखो अपनी बैलेंस शीट जो एग्जाम्पल की थी वहां पे आपको 2003 का जो कैश इन हैंड था 15,000 और कैश एट बैंक था 10,000, वो हमने सिर्फ यहाँ पे उपयोग में लाया। मतलब ओपनिंग बैलेंस का प्रयोग किया, क्लोजिंग का कहाँ प्रयोग किया था? तो क्लोजिंग में देखो 2004 का जो क्लोजिंग बैलेंस है कैश इन हैंड वो है 10,000 और जो कैश एट बैंक है वो है 8,000। दोनों को मर्ज कर दिए तो क्लोजिंग बैलेंस कैश का कितना बन रहा है? 18,000। और यही आपके एग्जाम्पल के राइट होने पे मराठीमध्ये जे आपण म्हणतो ना कि शिक्का मोर्तब होणे, हमें वहां पे पूरी जानकारी हो गई कि हमने की हुई प्रक्रिया सही है। क्योंकि कैश का अंतिम यहाँ पे आप दिखा सकते हैं अगर दिखाना चाहो तो कि कैश 10,000, बैंक 8,000, टोटल 18,000 और ये 18,000 आपकी सीधा आउटर कॉलम में 18,000 दिखाइए कि ये उसका हमने क्या दिया है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है कि इनको लेस करके जो 18,000 बच रही वो 18,000 बाइफरकेट है, कैश में 10,000 और बैंक में 8,000। ठीक है, तो ये था हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। और अब आपको समझ आया होगा कि हम कैश के ओपनिंग बैलेंस का यूज करते हैं, फिर वेरियस काइंड्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, वर्किंग नोट बनाते हैं, उसके आधार से निकलने वाली जानकारी का आधार लेते हैं, फिर वो जहां इनफ्लो और आउटफ्लो में जाएंगी वहां लेते हैं और अंत में जो डिफरेंस आता है उसको हम कैश और बैंक के क्लोजिंग बैलेंस से कंपेयर करके अपना एग्जाम्पल सही है या नहीं, ये जो हमने इतनी बड़ी प्रोसेस की
ये सही है या नहीं इसकी जानकारी खुद आप वहाँ पे अर्जित कर सकते हो। इसके बाद मैं और एक एग्जाम्पल आपके लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट का लेके प्रस्तुत रहूँगी। तब तक के लिए आपको ये प्रोसेस समझनी है, बढ़िया बुक में लिखिए, समझने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।